हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय शुभम। आज मैं आप लोगों के लिए एक सेकंड टॉपिक लेके आया हूँ, टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड नॉमिनेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो मेरा फर्स्ट टॉपिक था वो इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, लाइक बैंक बनाने के पीछे क्या रीज़न था, क्या पर्पस था, बैंक में एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, किस तरीके से बैंक फंक्शंस करती है। इस चीज़ों के रिलेटेड वो वीडियो मैंने बनाया था, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया था एक हफ्ते पहले ही। और आज मैं लेके आया हूँ टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनेशन क्या होता है, राइट। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग ये जानते हैं कि भाई जो टाइप्स ऑफ अकाउंट में दो तरीके के होते हैं, सेविंग अकाउंट एंड द करेंट अकाउंट, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं जो कि नॉर्मल लोगों को पता नहीं है। अगर कोई जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है या फिर जीएस जिन्होंने पढ़ा है, जनरल अवेयरनेस, उनको वो पता होता है, राइट। ये एक देखा जाए तो बैंकिंग कैंडिडेट्स के लिए तो फ्रूटफुल है ही ये वीडियो, बट नॉर्मल जो बंदे जो भी लोग क्यूरियस होते हैं नॉलेज के लिए, आप उनको भी ये शेयर कर सकते हो, जिससे उनकी नॉलेज थोड़ी बढ़े और अपने जो भी डेली लाइफ, रियल लाइफ में इस चीज़ों का वो यूज़ भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो, बैंकिंग एक ऐसी टॉपिक है जो नॉर्मली आज के टाइम में लाइक एवरीवन यूज़ करता है, राइट। हम ये नहीं कह सकते 99% या 98%, 100% लोग बैंक यूज़ करते हैं, बैंक को लाइक अपने रियल लाइफ में चीज़ों को ट्रांजिट करते हैं, पैसे को विड्रॉल करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। ये सब चीज़ें मतलब सबको पता होना चाहिए। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं स्टार्ट करने से पहले बस यही बोलना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग सब जानते हो, जो चैनल का नाम है बैंकिंग बाय शुभम है, बैंकिंग बाय शुभम केसरी, राइट। और अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर करें एंड लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं स्टार्टिंग में और लास्ट में ही बोलता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो आप दिल से ही चीज़ों को सपोर्ट करें, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है, कितने प्रकार के हमारे अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो होता है वो हमारा सेविंग अकाउंट, जो कि सभी लोग जानते हैं। सेविंग अकाउंट क्या होता है, स्पेशली इसलिए बनाया गया कि जितने भी इंडिया में जितने मिडिल क्लास लोग होते हैं या फिर जितने भी अपनी अर्निंग को सेव करना चाहते हैं, ठीक है, उसको डिपॉजिट करने के लिए, उससे थोड़ा सा इसका जो मेन रीज़न था इसके पीछे यही था कि भाई जितने भी हाउस होल्ड होते हैं, जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं या फिर जितने भी लोग अर्न करते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट अपने अर्निंग से सेव करने की ओर अग्रसित हो सके। लाइक बोलते हैं ना कि चीज़ों को थोड़ा सा अगर हम मैनेज करते हैं तो क्या होता है, लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आती है कि हाँ, हम भी पैसा को सेव कर सकते हैं, राइट। तो नाम से जैसा कि देख पा रहे हैं आप, सेव करना मीन्स बचाना। इट स्पेशली फॉर द इंडिविजुअल्स एंड द स्मॉल बिजनेसेस, इट क्रिएट्स द सेविंग हैबिट्स फॉर द पीपल इन द कंट्री। इसका जो मेन रीज़न है यही था कि ये क्या करने के लिए, सेविंग हैबिट्स को बढ़ाने के लिए, क्रिएट करने के लिए ही लोगों के बीच में लाया गया था कंट्री में, राइट। सेविंग अकाउंट्स एलिजिबल फॉर द रेसिडेंट्स इंडियन अबव 18 ईयर्स एज, राइट। जो सेविंग अकाउंट्स के लिए जो एलिजिबल होते हैं, क्या होते हैं, वैसे लोग जो इंडिया के रहने वाले होते हैं, 18 ईयर्स से एज से अबव होते हैं। लेकिन 10 उसमें क्या होता है, 18 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं, वो अपने अकाउंट्स के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं या फिर कोई भी डिसीजन होते हैं वो इंडिविजुअली ले सकते हैं। बट अगर आप बात करें जो बच्चे होते हैं लाइक 10 ईयर्स टू 18 ईयर्स के बीच में, उनके लिए क्या होता है, उनके जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो उनके लिए डिसीजन को लेते हैं, राइट। वो माइनर होते हैं, तो इसलिए उनको ना मतलब अकाउंट्स के पूरी अथॉरिटी, पूरी परमिशन नहीं दिया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर द 10 ईयर्स टू 18 ईयर्स एज ग्रुप अकाउंट्स इज अलाउड, अकाउंट को अलाउड तो किया जाता है। सपोज करो आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कॉलरशिप वगैरह आ रहा है, तो इस बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं, उसके लिए अकाउंट्स को अलाउड तो किया जाता है। बट सम रिस्ट्रिक्शंस एंड फॉर द पर्सन्स बिलो 10 ईयर्स माइनर अकाउंट्स विद द गार्जियन इज टू बी ओपन। तो उसमें क्या होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, और उसके लिए क्या होता है, गार्जियंस को भी लाइबल किया जाता है कोई भी डिसीजन को लेने के लिए, राइट। सेविंग अकाउंट्स इंटरेस्ट रेट वैरी फ्रॉम द 3.5% to 6%। मोस्ट ऑफ द बैंक्स ऑफर 3.5% एट प्रेजेंट। कि सेविंग अकाउंट में क्या होता है, अगर हम अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उसमें क्या होता है, एनुअल बेसिस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। वैसे जो इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है वो होता है क्वार्टरली बेसिस पे, 3 मंथ से होता है, राइट। बट इसमें अब ये जो है इसका जो वैरी करता है 3.5% से लेके 6% के बीच में करता है। बट ये वैरी करता है बैंक टू बैंक। बट एट प्रेजेंट की बात करें तो उसमें मोस्ट ऑफ द बैंक जो है वो 3.5% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं सेविंग अकाउंट पर, राइट। एंड रेगुलर मंथली पेमेंट थ्रू द ECAs आर अलाउड फॉर द पेमेंट ऑफ द हाउस लोन, पर्सनल लोन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स क्लीनिंग सर्विसेज।
क्या होता है क्लियरिंग सर्विसेज, क्या होता है, क्या ईसीएस क्या होता है? ईसीएस क्या होता है? जब भी हम किसी से बहुत आजकल की लाइफ में बहुत चल रहा है ईएमआई, अगर हम कोई भी चीज़ बाइक लेने जाते हैं या फिर फ़ोन लेने जाते हैं या फिर लैपटॉप लेने जाते हैं, तो नॉर्मली जो लोग प्रेफर कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि भाई नो कॉस्ट ईएमआई पे हम कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं एज ए लोन, और मैं मंथली बेसिस पे अपने ईएमआई को पे कर दूंगा, ताकि हमारे जेब पे बोलते ना लोड भी ना पड़े और हम चीज़ों को यूज़ भी कर सकें। सो उसमें क्या होता है, हमारा जब हम ईएमआई करवाने जाते हैं, लोन करवाने जाते हैं, तो उसमें हमारे अकाउंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे यूज़ होते हैं, राइट। सो उसमें उस टाइम हमारे अकाउंट को लिंक कर दिया जाता है रेगुलर मंथली पेमेंट के लिए किसी लिमिट टाइम पीरियड के लिए। सपोज करो मैंने 6 मंथ्स के लिए ईएमआई फिक्स करा है, कोई 12 मंथ्स के लिए करता, तो वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जो रेगुलर मंथली पेमेंट है वो कर दिया जाता है। उसका कुछ चार्ज भी जाता है, 108 ये समथिंग कुछ पैसा जाता है, 108 रुपये कुछ जाता है। उससे क्या होता है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको बिना कुछ बताए ही एक पर्टिकुलर डेट पे आपके अकाउंट से पर्टिकुलर टाइम पे वो पैसा डिडक्ट कर लिया जाता है, राइट। सो उसी को हम बोलते हैं ईसीएस, जिसका यूज़ करके जितने भी ईएमआई वगैरह हम पे करते हैं उसमें यही यूज़ होता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, राइट। तो फर्स्ट तो हमने पढ़ा सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। इनकेस अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो या फिर कंफ्यूजिंग लग रही है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को कमेंट्स में रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो चलते हैं नेक्स्ट। एंड इसमें क्या होता है, नो टैक्स इज पेबल ऑन द इंटरेस्ट। जो सेविंग अकाउंट होती है नॉर्मली जो बनाया गया है वो नॉर्मल मिडिल क्लास को देखते हुए बनाया गया, राइट। सो इसमें कोई भी टैक्स पेबल नहीं होता ऑन द इंटरेस्ट ऑन द सेविंग अकाउंट अप टू 40,000 पर ईयर। अगर आप एक साल में 40,000 कमाते हैं एज अ इंटरेस्ट, राइट। सो इसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इनकम अप टू 40,000 इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स। इसमें एक छूट दिया जाता है कि अगर आप साल का 40,000 से नीचे या 40,000 तक का इनकम करते हैं एज ए इंटरेस्ट, जो कि 3.5% मिलता है पर एनम, अगर वो आप अकाउंट में रख के करते हैं तो उसमें क्या इनकम टैक्स नहीं लगेगा, राइट। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द डेली बेसिस। सो 2020 जैसे कि हम सभी, मैंने आपको बताया कि क्वार्टरली हमारे अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है एज ए इंटरेस्ट। बट अगर हम बात करें जो कैलकुलेट होता था पहले, क्या था, मंथली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे, एनुअली बेसिस पे चीज़ें कैलकुलेट होती थी। बट 1 अप्रैल 2020 से क्या हुआ, जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होता है डेली बेसिस पे। अगर आप अपने अमाउंट सपोज करो अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा करा है, तो 1 लाख अगर आपने 5 दिन रखा है, 7 दिन रखा, तो उस तरीके से चीज़ें कैलकुलेट होगी। देन उसके बाद जो पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा वो 3 महीने पे होता है, राइट। मिनिमम बैलेंस वेरीज फ्रॉम द बैंक टू बैंक। नॉर्मली आप सभी लोग जानते होंगे, कभी भी अगर आप बैंक में अकाउंट्स खुलवाने जाते हो तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट ही खोलते हैं। सो वो आपसे कुछ अमाउंट मांगते होंगे, लाइक 2,000, 1,000 मिनिमम। ये क्या है, हर बैंक पे डिपेंड करता है वो कितने पैसे लेके मिनिमम अकाउंट को खोल सकती है, राइट। नॉर्मली क्या होता है, 500 से स्टार्टिंग होता है विदाउट चेक एंड बुक। अगर आप चेक बुक नहीं लेना चाहते हो, आप सिर्फ एटीएम लेके काम चलाना चाहते हो, सो वो आप 500 में खुलवा सकते हो। ये बैंक वाले डिसाइड करेंगे। ये नॉर्मली आरबीआई के हिसाब से जो चीज़ें है मिनिमम 500 है, राइट। अगर आप चेक के साथ कर सकते हो, चेक भी चाहिए आपको, एटीएम भी चाहिए, तो आपको मिनिमम 1,000 रुपये जमा करना पड़ेगा बैंक में, राइट। देन उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं करंट अकाउंट। जितने भी हमारे बिजनेसमैन दोस्त होंगे या फिर जितने भी बिजनेसमैन लोग होते हैं हमारे इंडिया में, सो वो जो मोस्टली ये करंट अकाउंट बनाया किसके लिए गया है? सेविंग अकाउंट तो हमारे नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए बनाया गया है जो पैसा को सेव करना चाहते हैं, और गवर्नमेंट ने, बैंक ने उन्हें एक ऑप्शन दिया है कि आप इस अकाउंट में पैसा जमा करके जो भी नॉर्मल इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई रिस्क नहीं होता है, राइट। बट अगर हम बात करें करंट अकाउंट क्यों बनाया गया, करंट अकाउंट में क्या होता है, ये मोस्टली बनाया गया बिजनेसमैन लोगों के लिए, क्योंकि उनकी जो डेली बेसिस पे जो ट्रांजेक्शंस होती हैं वो ज़्यादा होती है। अगर हम कंपैरिजन करें कि जो नॉर्मल पर्सन होता है, राइट, नॉर्मल पर्सन और जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं, तो उनके जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा वेरी करती है चीज़ें। उनके ट्रांजेक्शन्स ऑफ अमाउंट जो भी हैं वो भी ज़्यादा रहेगा। हमारे सेविंग अकाउंट्स में लिमिट होता है कि अगर हम अगर यूपीआई करते हैं या फिर एक दिन में हम अपने अकाउंट से इतना ही पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, और अगर हम डिपॉजिट करने जाते हैं तो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद आपको अपना पैन कार्ड भी लगाना होता है। सो देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सेविंग अकाउंट, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट अकाउंट, सो देयर आर some permissions
like allowed to the businessman to manage their account as per their demand, राइट. सो इसमें देखते हैं क्या होता है. इसमें मोस्टली जो ये बनाया गया है फर्म्स के लिए, कंपनीज के लिए. कंपनीज आर एलिजिबल टू ओपन अ करंट अकाउंट, राइट. बेसिकली क्या होता है, बेसिकली मेंट फॉर द बिजनेसमैन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, जो बिजनेस को चला रहे हैं. नॉर्मली फर्म्स, कंपनीज, ट्रस्ट, एसोसिएशंस ऑफ द पर्सन्स कैन ओपन देम करंट अकाउंट, कैरीज नो इंटरेस्ट रेट. सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को लेके, कि सेविंग अकाउंट में जैसे कि मैंने आपको बताया 3.5% से लेकर 6% के बीच में इंटरेस्ट रेट मिलता है, और ये वेरी करता है बैंक टू बैंक. बट अगर हम बात करें करंट अकाउंट के रिलेटेड, तो करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, राइट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट अकाउंट को लेके, क्योंकि बहुत बच्चों में या फिर बहुत लोगों में कन्फ्यूज़न होता है कि भाई करंट अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है नहीं मिलता है. नॉर्मली अगर आप किसी से, कोई आपसे पूछेगा भी, तो सेम यही चीज़ पूछता है कि सेविंग अकाउंट में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट में कितना मिलता है. बेसिकली एक्चुअली होता ये है कि करंट अकाउंट में मिलता ही नहीं है, वो आप कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको चीज़ें बताता है, राइट. सो अब नेक्स्ट टाइम से जब भी ये चीज़ें, हाँ, करंट अकाउंट के बारे में आए, तो आप चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो, राइट. बैंक विल चार्ज सर्विस चार्जेस टू अकाउंट होल्डर. इसमें क्या होता है, जो रिस्ट्रिक्शंस ये हटाते हैं करंट अकाउंट से, उसके लिए बैंक वाले जो हैं वो सर्विस चार्ज लेते हैं, राइट. सेविंग एंड करंट अकाउंट्स आर कॉल्ड द डिमांड डिपॉजिट्स. डिमांड डिपॉजिट तो होता क्या है, मैं वो चीज़ थोड़ी सी बता देता हूँ आपको. डिमांड डिपॉजिट क्या होता है कि अब अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट में पैसा है, सपोज करो आपके पास कुछ काम आपने अर्न करा, आपने उसमें से कुछ खर्च करने के बाद आपके पास सरप्लस में पैसा है, तो आप उस पैसे को अपने पास न रख के बैंक अकाउंट में कर सकते हो. 2-3 रीज़न होते हैं. लाइक फर्स्ट तो आपका सिक्योरिटी पर्पज से, अगर आप घर में रखोगे तो रिस्क है, चोरी होने का रिस्क है, एंड अगर अर्ली साथ में लेके चलते हो तो खोने का रिस्क है. सो एंड उसमें क्या होता है, अगर आपने अपने पास घर में रखा है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा. बट अगर आप चाहो तो बैंक में जमा करो, तो बैंक में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल रहा है, प्लस सिक्योरिटी मिल रही है, वहाँ से पैसा आपका कहीं जाएगा नहीं. एंड डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि उस पैसे को आप जब चाहो जब अपने अकाउंट से निकाल सकते हो, जिस तरीके से आप चाहो उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो. सो इसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट. एंड वी विड्रॉल मनी एट एनी टाइम. जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगा हम अपने पैसे को निकाल सकते हैं. एंड जो भी इंटरेस्ट होता है वो डेली बेसिस पे, जैसे कि सेविंग अकाउंट में आपको बताया था, वो उसमें कैलकुलेट होता है. इसमें कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता है. इसमें आप कभी भी अपने पैसे को निकालो डालो, कोई इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलेगा, राइट. फिर इसमें क्या होता है, 2 चीज़ होती है हमारे पास. एक जिसे हम नॉर्मल बैंकिंग लैंग्वेज में बोलते हैं कासा एंड राफा, राइट. कासा क्या होता है, ये तो कासा रेशियो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ. कासा होता क्या है, बेसिकली कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट. दोनों अकाउंट मैंने अभी आप लोगों को बताया. कासा का मतलब क्या होता है कि भाई ब्रांच में जो कासा का रेशियो है, राइट. सो ब्रांच में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो क्या है वो बताता है. वो आरबीआई के द्वारा ये थोड़ी जो ये रेशियो है वो फिक्स किया जाता है कि मिनिमम इतना तो बैंक में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होना चाहिए. ना तो करंट अकाउंट ज़्यादा होना चाहिए, ना ही सेविंग अकाउंट ज़्यादा होना चाहिए, राइट. सो ये मेन जो बैलेंस है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है. उसमें कुछ चीज़ें बताई गई है, वो हम देखते हैं. कासा रेशियो होता क्या है. कासा इज द रेशियो ऑफ द डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड द सेविंग अकाउंट्स टू द टोटल डिपॉजिट्स. सो हमने हमारे बैंक में पैसा जितने भी जमा होते हैं एज अ करंट अकाउंट में या फिर सेविंग अकाउंट में, सो इन दोनों में रिलेशन बताता है कासा रेशियो, राइट. कासा रेशियो होता क्या है, सेविंग अकाउंट प्लस करंट अकाउंट अपॉन टोटल डिपॉजिट. सपोज करो सेविंग अकाउंट से आया हमारे पास 1,000 रुपीज़ एंड 2,000 हमारे पास आया करंट अकाउंट से, तो टोटल हमारे पास कितने पैसे हैं, ये आए हैं हमारे पास 3,000. तो इन दोनों को ऐड करके जो रेशियो आता है उसको हम बोलते हैं कासा रेशियो, राइट. कासा रेशियो शुड बी मोर देन 40% ऑफ द बैंक. इसमें क्या होता है, कासा रेशियो जो है कम से कम 40% का होना ही चाहिए. 40% कम से कम, मोर कितना भी हो जाए, 40% हो जाए, 50% हो जाए, 60% हो जाए, बट 40% एटलीस्ट होना चाहिए, राइट. देन उसके बाद हम बोलते हैं क्या, फोर्थ ये चीज़ें होती है डोरमेंट अकाउंट या इनएक्टिव अकाउंट. नॉर्मल बहुत लोग होते हैं जिन्होंने जो अकाउंट्स खुलवा लेते हैं, राइट. देन उसके बाद वो उसको यूज़ नहीं करते हैं, उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या फिर उस चीज़ों को यूज़ करना नहीं चाहते हैं, या फिर कर नहीं पाते हैं किसी रीज़न की वजह से, तो वो अकाउंट क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है.
फिर देन उसके बाद ये चीज़ें बहुत लोगों के साथ होता है। वो अगर एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद अगर आप तक ये आप ट्रांजेक्शन नहीं करते हो या ना ही आपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हो ना विड्रॉल करते हो, सो वो बैंक के लिए क्या हो जाता है, इनएक्टिव अकाउंट हो जाता है। इफ़ अ पर्सन हैज़ अ करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट and has not done any transaction through it more than 12 months, then it will be the classified as inactive account। अगर आप 12 महीने के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हो, ना ही विड्रॉल ना ही लाइक डिपॉजिट, तो आपका जो अकाउंट है 12 महीने के बाद वो इनएक्टिव हो जाता है, राइट। एंड अगर उसके बाद भी अगर आप इफ़ यू डोंट डू एनी ट्रांजेक्शन फ्रॉम अ बैंक अकाउंट फॉर द 24 मंथ्स, देन इट विल बी द क्लासिफाइड एज अ डोरमेंट अकाउंट। क्या होता है, अगर आप 24 महीने तक भी, चलो 12 महीने के क्या होता है, 12 महीने तक अगर आप नहीं करते हो तो वो एज ए इनएक्टिव अकाउंट होता है। इनकेस आपको फिर रिक्वायरमेंट होगा तो आप जाके उसको एक्टिव करवा सकते हो। बट अगर 2 साल तक 24 मंथ तक अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करा है तो बैंक क्या कहती है, उसको डिक्लेयर करती है एज ए डोरमेंट अकाउंट। डोरमेंट अकाउंट में क्या होता है, मतलब क्या होता है, डोरमेंट अकाउंट का मतलब ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट है या फिर उसमें जो भी डिपॉजिट्स वगैरह होंगे वो सीधा चला जाता है आरबीआई के अंडर में, राइट। सो इस आगे लिखा ये है, सच डिपॉजिट्स आर अनक्लेम्ड। ऐसा मतलब बैंक ये चाहती है कि भाई 2 साल तक अगर कोई किसी ने कोई ट्रांजेक्शन नहीं करा है तो इसको अनक्लेम्ड घोषित करके फॉर द मोर देन 10 years आर एबल टू ट्रांसफर फॉर द आरबीआई, नॉर आरबीआई विल बी यूज दिस अमाउंट फॉर द डेफ। क्या होता है कि अगर कोई डिपॉजिट अनक्लेम्ड होता है, पहले तो डोरमेंट कर देते हैं, फिर उसके बाद अगर आप 10 साल तक कोई भी एक क्लेम नहीं करते हो, आपके अकाउंट में सपोज 1 लाख 2 लाख 4 लाख जो भी रखा हुआ है, ना तो आप उसमें से निकालते हो ना ही आप जमा करते हो, तो वो क्या होता है, आरबीआई के पास चला जाता है 10 साल बाद। एंड आरबीआई जो उस पैसे को, पहले तो वो आरबीआई के पास आता है एज ए डोरमेंट, के बाद आरबीआई अपने पास 8 साल तक रखती है, देन उसके बाद ये डेप्थ में यूज़ कर लेती है 10 साल के बाद। क्या होता है, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। ये क्या होता है, जितने भी डिपॉजिटर्स होते हैं, जितने भी डिपॉजिट करने वाले लोग होते हैं बैंक में, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करती है, राइट। तो उसमें उसके उनके अवेयरनेस के लिए ये जितने भी पैसे अनक्लेम्ड अमाउंट होते हैं वो यूज़ कर लिए जाते हैं टू एडुकेट द पीपल एंड डिपॉजिटर्स। उनको पढ़ाने के लिए पैसे यूज़ कर लिए जाते हैं, राइट। देन उसके बाद आप लोग जानते होंगे कासा, मैंने आपको बताया, एक होता है राफा। राफा इसमें हम बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स अकाउंट। ये हमारा क्या होता है, ये टर्म डिपॉजिट होता है। वो हमारा क्या था, डिमांड डिपॉजिट, ये हमारा होता है टर्म डिपॉजिट। अभी आगे बताऊंगा टर्म डिपॉजिट होता क्या। फिक्स डिपॉजिट है क्या, लाइक अकाउंट्स कैन बी ऑपरेटेड फॉर 10 year रेंजिंग फ्रॉम द 7 day to 10 years। एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिनिमम हम कितने दिनों के लिए फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। सो मिनिमम हम 7 days के लिए कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 साल के लिए कर सकते हैं, राइट। सो एक रेंज पीरियड है कि आप इतने दिनों के लिए अपने अमाउंट को एज अ फिक्स अमाउंट आप अपने बैंक में जमा करते हो। देन उसके रिसीविंग में आपको एक बैंक आपको एक स्लिप देती है, पेपर देती है, जिससे आप अपने एज अ सिक्योरिटी, लाइक सिक्योरिटी के लिए आप अपने पास रख सकते हो। जब भी आपका टेन्योर पूरा होता है, मैच्योरिटी होती है, आप अपने पैसे को इंटरेस्ट के साथ ले सकते हो। इसमें क्या होता है, एज़ कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा हाई मिलता है, राइट। सो इफ़ अ डिपॉजिटर्स आर 2 crore और मोर, अगर डिपॉजिट्स करते हो आप 2 करोड़ और 2 करोड़ से ज़्यादा, दे कम अंडर द बल्क डिपॉजिट। बल्क डिपॉजिट नॉर्मली ये होता है कि भाई आप 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज़्यादा अगर डिपॉजिट करते हो तो आपको एक बल्क डिपॉजिट की कैटेगरी में रखा जाता है। एंड इसमें क्या इंटरेस्ट रेट क्या होता है, वेरी होती है, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। एंड फर्दर इंटरेस्ट विल बी पेड एट द कॉन्ट्रैक्टेड रेट फॉर द एग्रीड पीरियड। अगर आपने 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए या फिर 1 साल के लिए, 2 साल के लिए रखते हो तो इंटरेस्ट क्या होता है, लास्ट में आपको पे किया जाता है। लोन फैसिलिटीज अवेलेबल अप टू 90% ऑफ द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एंड अकर्ड इंटरेस्ट जनरली। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, फिक्स डिपॉजिट करने के बाद बैंक आपको एक रिसीविंग देती है। सो आप उस रिसीविंग के थ्रू आप लोन भी ले सकते हो। सपोज करो अगर आपने 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट करा तो आप उसको रख के 90% मतलब 90 लाख रुपये आप ले भी सकते हो। मोर ओवर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इसमें क्या होता है कि अगर आपकी जो इनकम है, इनकम इट मीन्स इंटरेस्ट, वो क्या होता है, उसमें टीडीएस कटता है कब, जब बैंक
इंटरेस्ट जो मोर देन 40 ईयर्स होता है। अगर आप एक साल में आपने कुछ अमाउंट फिक्स करा, उस पर जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है वो 40,000 या 40 ईयर से ज़्यादा अगर अर्न हुआ है, उसमें आपको TDS गवर्नमेंट काटती है, राइट, एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। देन इसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है कि एक छोटे से अमाउंट में, छोटा अमाउंट या फिर जो भी सेविंग के पर्पज से हम किसी चीज़ को लंबे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लाइक 500, 1000 हर मंथ अगर हम अपने अकाउंट्स में एज अ RD, इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में RD बोलते हैं, राइट, इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एज कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट थोड़ा ज़्यादा मिलता है। सो मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर लाइक द फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट की तरह ही होता है। इट इज़ द मंथली डिपॉजिट विद द बैंक फॉर एन एग्रीड पीरियड। इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट इज क्रेडिट ऑन द accumulated balance at the regular intervals, and there are designed to be induced small savers to save the regularly. मैक्सिमम पीरियड क्या होता है इसमें? नॉर्मली 120 मंथ होता है। इट मीन्स 10 साल, लाइक 10 साल होता है, आप 10 साल तक RD चला सकते हो। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो मंथली बेसिस पे कैलकुलेट हो गई या फिर जो फिक्स होता है कि आपका साल का 7% या 6%, 5.5% ऐसे आपको एनुअली मिलेगा, और वो टोटल अमाउंट पे कैलकुलेट करके बताते हैं, राइट। देन उसके बाद बल्क डिपॉजिट, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 2 करोड़ या 2 करोड़ से जितने भी ज़्यादा अमाउंट अगर आप डिपॉजिट करते हो तो उसको बोलते हैं बल्क डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जो होता है वेरी करता है क्वांटम ऑफ डिपॉजिट के थ्रू। हाई इंटरेस्ट रेट सो एट द कॉस्ट ऑफ फंड इज हाई। आपने ज़्यादा अमाउंट अगर आपने जमा करा है तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग से ही थोड़ा सा वेरी करेगा, 0.5% या फिर 1%, 2%, वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। नॉर्मली दिस डिपॉजिट्स आर ऑफ्टन फ्रॉम द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। कि नॉर्मली ये जो डिपॉजिट्स होते हैं भाई देखो, जो भी इंडिविजुअल लोग, नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हो गए या फिर नॉर्मल जॉब वाले लोग हो गए, उनके पास 2 करोड़ तो इकट्ठा आपके पास होगा नहीं जमा करने के लिए। सो ये हाई नेटवर्थ वाले लोग, जो लोग होते हैं, जो जिन्होंने अपना बिजनेस रन कर रहे हैं या फिर अपना स्टार्टअप करा है, तो वो ही इस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, राइट। देन इसके बाद अभी जो मैंने ये नॉर्मली जो ख़त्म हुआ है, ये हुआ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने तरीके होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट, ये तो मैंने बता दिया कितने तरीके, जैसे नॉर्मल हम जानते हैं सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया सेविंग अकाउंट भी बताया, करंट अकाउंट भी बताया, फिक्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट बताया, रिकरिंग डिपॉजिट बताया, बल्क डिपॉजिट बताया, राइट। फिर देन उसके बाद हमने बताया इनएक्टिव अकाउंट, डोरमेंट अकाउंट। तो ये इस तरीके के अकाउंट्स होते हैं, राइट। देन उसके बाद मैं आपको बताऊँ नॉमिनेशन क्या होता है, नॉमिनेशन फैसिलिटी देते क्यों है, किस रीज़न की वजह से वो चीज़ें दी जाती है, ठीक है। सो मैं लाइक ईजी लैंग्वेज में बताना चाहूँगा आप लोगों को कि नॉमिनेशन फैसिलिटी दी क्यों जाती है। इन केस सपोज आपने एक अकाउंट में, बैंक में अकाउंट खुलवाया है, एंड अनफॉर्चुनेटली आपको कुछ हो जाता है या फिर आपकी कोई भी फैमिली हो जिन्होंने खुलवाया उनको कुछ हो जाता है, सो उनके बिहाफ पे उस अकाउंट को कौन यूज़ करेगा, कौन रेगुलेट कर सकता है। सो इस चीज़ के लिए क्या एक नॉमिनेशन फैसिलिटी लेके आया गया है, जिसमें क्या होता है कि जो अकाउंट होल्डर होता है वो पहले ही अपने नॉमिनेशन को, नॉमिनी को बैंक में सबमिट कर देता है। सपोज आपके फादर ने आपको एज अ नॉमिनी बताया है कि इन केस अगर आपके फादर को कुछ होता है तो आप उनके बाद उनके अकाउंट को होल्ड कर सकते हो या चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। सो इस कारण के लिए जो नॉमिनेशन फैसिलिटी है वो लिया गया था। एंड देन उसके बाद देखते हैं जो बैंकिंग कंपनीज नॉमिनेशन रूल्स जो आया था वो 1985 में आया था। परमिट्स किया गया था बैंक्स टू पे ड्यू टू द नॉमिनी, ठीक है। कि उसमें क्या होता, उन्होंने जो बैंकिंग कंपनीज के जो नॉमिनेशन रूल्स जो आया था 1985 में, उन्होंने ये बैंक को परमिट किया था, अलाउ करा था कि जो भी ड्यू हो गया या फिर जो भी अमाउंट उनके डिपॉजिटर्स ने डिपॉजिट करा है वो उनके नॉमिनी को पे कर सकते हैं। किन किन कंडीशनों में? like nominee in the events of death of the depositors without asking for the succession certificate, without bearing the claims of the legal heirs। कहने का मतलब क्या होता है, जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, वसीयतनामा मांगते हैं कि भाई आपका जो भी, सॉरी वसीयतनामा नहीं, वारिसनामा, कि आप ऐसा गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट्स लेके आओ जिसमें ये सबूत हो कि हाँ आप उनके वारिस हो,
और तभी वो चीज़ें आपको वो अलाउ करेंगे चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए। बट नॉमिनेशन केस में क्या होता है, अगर उन्होंने एज ए नॉमिनी आपको ऐड कर रखा है, सो जो बैंकिंग कंपनीज नॉमिनेशन रूल्स 1985 के थ्रू आप चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हो बिना इन चीज़ों के, विदाउट आस्किंग फॉर द वारिसनामा के बिना, जितने भी इलीगल हायर्स होते हैं उनके बिना आप चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हो। इन शॉर्ट लैंग्वेज लाइक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी चीज़ों को ऑपरेट करने में। उस टाइम पे आपको सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट शो करना होगा, देन उसके बाद आप चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हो। एंड नॉमिनेशन फैसिलिटी इज नॉर्मली अवेलेबल फॉर सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स। नॉर्मली क्या होता है, जो फैसिलिटी दिया गया है वो दिया गया है सेविंग अकाउंट वालों को, फिक्स अकाउंट एंड डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट लोगों के लिए। करंट अकाउंट में क्या होता है, कुछ कुछ ऐसा केसेस होते हैं जिनमें ये अलाउ किया जाता है, लाइक करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, इट इज़ अवेलेबल ओनली इन द फ्यू केसेस। कुछ ऐसे लाइक कंडीशंस होते हैं जिसमें ये चीज़ें अलाउ की जाती है। इट इज़ एडवाइजेबल टू रिकॉर्ड द नॉमिनी फॉर एनी बैंक ट्रांजेक्शंस। नॉमिनी मीन्स क्या होता है, पर्सन हु इज प्रपोज्ड और फॉर्मली इंटर एज द रिसिपिएंट्स ऑफ अ ग्रांट ऑफ एन अवार्ड। क्या होता है कि इसको हम बोल सकते हैं, नॉमिनी होता क्या है, नॉमिनी एक पर्सन होता है जो उनके बिहाफ पे चीज़ों को रिसीव कर सके, लाइक ग्रांट्स और अवार्ड जो भी है वो रिसीव कर सकते हो, उसको हम एज अ नॉमिनी बोलते हैं। नॉर्मली नॉमिनी जो लेते हैं वो लेते हैं रिलेटिव्स होने चाहिए, लाइक फादर्स के लिए सन, वाइफ, डॉटर। सो इस तरीके से चीज़ें वो नॉमिनी एज ए नॉमिनी लेते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अभी जो नॉर्मल जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें भी लाइक नॉमिनी से रिलेटेड एक अमेंडमेंट किया गया है कि नॉर्मली आप अपने बैंक में, अब पहले जो 2 किया जाता था, 2 नॉमिनी आप रख सकते थे, अब 4 नॉमिनी आप ऐड कर सकते हो। और उसमें 2 ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप चाहो तो सक्सेसिव मोड में कर सकते हो, लाइक अगर आपने अपने फादर को कराया, फादर के बाद मदर को कर दिया, मदर के बाद सिस्टर को कर दिया, सो ये तो सक्सेसिव हो गया कि भाई 100% अमाउंट मेरे बाद मेरे पापा को जाएगा, पापा के अगर पापा को कुछ होता तो मम्मी को जाएगा, मम्मी को कुछ होता तो फिर सिस्टर को जाएगा। सो ये तो सक्सेसिव हो गया। और एक फैसिलिटी आप ये भी कर सकते हो कि आप परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि भाई अगर मेरे अकाउंट में 4 नॉमिनी है, सपोज मेरे अकाउंट में 4 नॉमिनी है, राइट, तो 4 नॉमिनी को मैं फर्स्ट जो प्रायोरिटी पे हैं हमारे, उनको मैं 50% शेयर करता हूँ। देन जो बाकी के हैं, एक को 20% और बाकी को कर सकता हूँ मैं 20% और 10%। सो ये रेशियो में दे सकता हूँ कि भाई अगर इनकेस मुझे कुछ हुआ तो आप मेरे जो भी डिपॉजिट्स है इन रेशियो के हिसाब से आप इन चारों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो ये अभी जो बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1949 में जो हुआ था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसमें जो अमेंडमेंट हुए उसमें ये भी दिया गया था। एंड अभी रिसेंटली मतलब IAPS PO के इंटरव्यू में भी ये चीज़ें पूछी गई थी, सो इसलिए इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने ये बता दिया आपको। देन उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ठीक है। सो ये मैंने जैसे बताऊँ आपको, जैसा कि ये चीज़ें जो है थर्ड टॉपिक आ गया। नेक्स्ट में जो वीडियो बनाऊंगा KYC ATM सर्विसेज एंड इट्स टाइप, कितने प्रकार के ATMs होते हैं, कितने प्रकार के लाइक KYC का मतलब क्या होता है, क्या क्या काम होता है ATM में, किस तरीके से चीज़ें की जाती हैं। ये सब चीज़ें देखने में बहुत छोटी लग रही है, बट अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही चीज़ें लाइक ये यूज़ भी होती है। एंड नॉर्मल चीज़ें कन्वर्सेशन में या फिर डेली लाइफ में लाइक नॉलेज होना चाहिए कि भाई किस ATM को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बैंक ने किस ATM को किस पर्पस के लिए बनाया है, ये चीज़ तो नॉर्मल आनी चाहिए, राइट। सो अभी की ये जो वीडियो है मैं यहीं तक रखूँगा। नेक्स्ट वीडियो में उसकी बनाऊँगा, क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियोज़ में आप नॉलेज थोड़ा सा मिल सके आप लोगों को, राइट। सो ये वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है बैंकिंग बाय शुभम केसरी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बैंकिंग बाय शुभम केसरी, ठीक है, शुभम केसरी। और आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जितने भी मेरे चैनल पे आप एक बार देख सकते हो, बैंकिंग से रिलेटेड ही चीज़ें रहती है
और जितने भी मतलब फ्रूटफुल चीज़ें ही रहती हैं। मैंने बहुत ही चीज़ें मतलब स्टार्टिंग तो करी है, मैं ज़्यादा टाइम तो मुझे यूट्यूब पे हुआ नहीं है। सो मैं चीज़ों को थोड़ा सा उस तरीके से ही कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो अगर आप लोग इसमें सपोर्ट करें तो मैं इन चीज़ों को, जो भी जनरल अवेयरनेस के छोटे छोटे टॉपिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं कंटिन्यू और अपने चैनल पर लेके चलूँगा और एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, ताकि कोई भी अगर स्टूडेंट देखना चाहे तो वो सीक्वेंस हिसाब से, लाइक क्लासेस के हिसाब से, टॉपिक्स के हिसाब से वो चीज़ों को देख सकते हैं। तो अगर आप लोग ये चाहते हो तो सपोर्ट करना ना भूलें, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।